विषय भाषा और शिक्षा। भाषा की समझ तथा आरंभिक भाषा का विकास। भाषा की प्रकृति। भाषा का अर्थ। भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में। भाषा समझ के माध्यम के रूप में। भाषा संप्रेषण माध्यम के रूप में। मानव भाषा और पशु पक्षियों पेड़ पौधों की भाषा में अंतर पर परिचर्चा आप सभी के बीच करूँगी। भाषा के कारण ही मनुष्य अपने मन की बात को किसी और को बता पाता है। भाषा के कारण ही मनुष्य दूसरों को छुए बिना भी उससे मदद मांग सकता है तथा दूसरे की मदद कर सकता है। भाषा के कारण ही मनुष्य उस स्थिति को हासिल कर पाता है जिसमें वह वस्तुओं और प्राणियों की अनुपस्थिति में भी उनके बारे में विचार कर सकता है। भाषा की सबसे प्रचलित परिभाषा यह है कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है, परंतु यह भाषा की बहुत ही सीमित परिकल्पना है। भाषा के विभिन्न पहलुओं के बारे में बातचीत करते हुए या भाषा के मूल अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ व्याकरण के दृष्टिकोण से ध्वनि, वाक्य एवं संवाद के धरातल पर भाषा की संरचना को समझने का भी प्रयास करेंगे। भाषा सीखने के उद्देश्य आप सभी इसे नोट कर सकते हैं। पहला है विद्यार्थी शिक्षक भाषा की प्रकृति के बारे में समझ बनाएंगे। दूसरा, विद्यार्थी शिक्षक समझ पाएंगे कि भाषा समझ तथा संप्रेषण को दोनों का माध्यम है। तीसरा है विद्यार्थी शिक्षक समझ पाएंगे कि प्रत्येक भाषा नियमबद्ध होती है। चौथा में विद्यार्थी शिक्षक भाषा की विशेषताओं को समझ पाएंगे। भाषा को संप्रेषण के साधन के रूप में देखा जाता है। इस बात पर विचार करना आवश्यक है कि संप्रेषण की विषय वस्तु का सृजन किस प्रकार होता है। भाषा अर्जित करने की क्षमता मनुष्य में जन्मजात यानी जन्म से ही होती है, लेकिन भाषा का सृजन सायास यानी प्रयत्न मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा किया जाता है। भाषा को संप्रेषण के रूप में समझने के साथ साथ भाषा के सृजन की प्रक्रिया को समझना भी आवश्यक है। सृजन का अर्थ होता है उपयोगिता को बढ़ा देना। जैसे लकड़ी है, लकड़ी को काट छाट करके बढ़ाई के द्वारा पलंग बना देना, दरवाज़ा बना देना, अलमीरा बना देना। इस तरह से सृजन करने के बाद उनकी उस वस्तु की उपयोगिता बढ़ जाती है। भाषा का अर्थ तथा भाषा प्रतीकों की वाचिक व्यवस्था के रूप में होती है। भाषा पर विचार करते समय हम अक्सर इसकी संप्रेषणात्मक शक्ति में उलझकर रह जाते हैं। हमने कभी सोचा है कि भाषा में संप्रेषण की ताकत का आधार क्या है? जब हम कोई बात कहते हैं तो वह कहना क्या भाषा की शुरुआत है? कुछ कहने से पहले भाषा से ऐसा क्या किया जाता है जिसकी वजह से कह पाना संभव होता है? इकाई के इस भाग में हम ऐसे ही सवालों का सामना करेंगे। अपने विचारों को दूसरों को समझाने का और दूसरों की बातों को समझने का माध्यम भाषा है। अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति और समझने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। भाषा के विकास में 3 शक्तियाँ होती है। पहला है बुद्धि, दूसरा विचार, तीसरा चिंतन। भाव और विचार विभिन्न संकेतों द्वारा भी प्रदर्शित और ग्रहण किए जा सकते हैं, परंतु संकेतों द्वारा सामाजिक जीवन का कार्य और व्यवहार नहीं चल सकता है। अतः भाषा का स्थान अन्य कोई माध्यम नहीं ले सकता। भाषा से ही हम अन्य विभिन्न प्रकार का ज्ञान अर्जन करते हैं। व्युत्पत्ति की दृष्टि से देखें तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना, वाणी। भाषण शब्द इसी धातु से बनता है, परंतु भाषण और भाषा के अर्थों में अंतर है।
भाषण व्यक्तिगत होता है और इसका संबंध व्यक्ति विशेष से होता है, जबकि भाषा सामाजिक वस्तु है और इसका संबंध संपूर्ण समाज से रहता है। इंग्लिश में भी भाषा के लिए लैंग्वेज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार लैंग्वेज शब्द भी मानवीय बोली का ही वाचक है। कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा शब्द का प्रयोग सभी प्राणियों द्वारा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उपयोग में लाते हैं। सभी साधनों के लिए किया जाता है, परंतु वह असंगत है। भाषा शब्द का प्रयोग मानव की व्यक्तवाणी के लिए ही संगत है, उचित है। पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनियों के लिए भाषा शब्द का प्रयोग उचित नहीं प्रतीत होती है। हिंदी, पंजाबी आदि में इसके लिए बोली शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे कुत्ते की बोली, बिल्ली की बोली, कौवे की बोली आदि। मनुष्य की बोली की क्षमता नहीं की जा सकती है। लोक व्यवहार में भाषा शब्द का प्रयोग बड़े व्यापक में होता है। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली सभी सभ्य एवं असभ्य बोलियों को प्रांतीय यानी क्षेत्रीय और स्थानीय बोलियों को शुद्ध परिनिष्ठित भाषा को एवं राष्ट्रभाषा को भाषा ही कहा जाता है। इतना ही नहीं, विभिन्न व्यक्तियों की उनकी निजी विशेषताओं से युक्त बोली को भी भाषा कहा जाता है। जैसे भगवान राम की भाषा, श्री कृष्ण की भाषा, गांधी जी की भाषा, नेहरू जी की भाषा आदि। किसी नगर अथवा गांव में रहने वाली तरह तरह के जातियों की बोलियों को भी भाषा कह दिया जाता है। जैसे ब्राह्मणों की भाषा, ठाकुरों की भाषा, बनियों की भाषा, धोबियों की भाषा आदि। इसी प्रकार विभिन्न कार्य करने वालों की बोली को भी भाषा कहा जाता है। जैसे अध्यापकों की भाषा, सुनारों की भाषा, लुहारों की भाषा, जाटों की भाषा, नाइयों की भाषा आदि। एक स्थान पर रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों की बोलचाल में व्यक्त हो बोली को भी भाषा कहते हैं। जैसे हिंदुओं की भाषा, मुसलमानों की भाषा, ईसाइयों की भाषा, सिखों की भाषा, जैनियों की भाषा आदि। इसी प्रकार वीरों की भाषा, कायरों की भाषा, संतों की भाषा, कवियों की भाषा, मूर्खों की भाषा, पुलिस की भाषा, तलवार की भाषा आदि प्रयोग देखे जा सकते हैं। इनके अतिरिक्त योगियों संतों की रहस्यमयी भाषा, ठगों की कृत्रिम भाषा, प्रेमियों की रागमयी भाषा आदि को भी व्यवहार में देखा जा सकता है। इस प्रकार लोक व्यवहार में भाषा शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में उपलब्ध होता है। भाषा की परिभाषाएं। सुमित्रानंदन पंत के अनुसार भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय तंत्री झनकार है, जिनके स्वर में अभिव्यक्ति होती है। महर्षि पतंजलि के अनुसार जो वाणी में व्यक्त होती है उसे भाषा कहते हैं। तंत्र साधना की झनकार आज से 5000 ईसा पूर्व शिव ने दिए थे। भाषा की प्राकृतिक व विशेषताएं। पहला है, भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है।
दूसरा है भाषा का विकास, अर्जन और प्रयोग तीनों ही समाज में होते हैं। तीसरा है भाषा का हस्तांतरण होता है। हस्तांतरण के का अर्थ होता है एक हाथ से दूसरे हाथ में जाने को हस्तांतरण कहते हैं। भाषा परंपरा से प्राप्त होने के साथ साथ अर्जित भी करनी पड़ती है। सीखने से भाषा का अर्जन होता है। चौथा है भाषा सामाजिकरण का एक आयाम है। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसकी भाषा सीखता है। पांचवा है भाषा मौखिक तथा लिखित प्रतीकों, शब्दों, संकेतों व चिन्हों को समन्वित करती है। छठा है भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जैसे जैसे शिक्षक करते हैं, पढ़ाते हैं, वैसे वैसे बच्चे भी उनका अनुकरण करते हैं, बोलते हैं, उनकी बातों को, उनके शिक्षा को ग्रहण करते हैं, सीखते हैं। बालक अपने माता पिता, भाई बहन, गुरुओं का, पड़ोसियों का तथा परिवार के अन्य बड़े लोगों का अनुकरण करते हैं, बड़े लोगों का भाषा का अनुकरण करते हैं, भाषा सीखते हैं। सातवां में है भाषा एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा का कोई अस्थायी और अंतिम स्वरूप नहीं होता है। भाषा का परिवर्तन बहुत ही सूक्ष्म गति से होता है। जैसे दधी से दही बना, दुग्ध से दूध बना, असुर को राक्षस कहा जाता है, उपाध्याय से झा बना। इस प्रकार परिवर्तन बहुत धीमी गति से होती है। भाषा की परिवर्तन भाषा में परिवर्तन की बहुत धीमी गति होती है और आलक्षित होती है। पर्याप्त समय के पश्चात ही पता चलता है। ये बहुत दिनों के बाद पता चलता है। किसी भी भाषा को बोलने पर वहाँ के स्थान, जलवायु और सभ्यता का प्रभाव अवश्य पड़ता है। जैसे शिक्षितों और अशिक्षितों दोनों की भाषा में अंतर पाया जाता है। शिक्षितों की भाषा में विद्वता नज़र आता है, ये शुद्धता नज़र आता है, लेकिन अशिक्षितों की भाषा में अशिष्टता नज़र आता है, अशुद्धता नज़र आता है। या आप लोग अनुभव कर सकते हैं। भाषा संप्रेषण से पहले प्रतीक गढ़ने का माध्यम है। इन प्रतीकों के जरिए विचार करते हुए हमारी समझ बनती है। भाषा संप्रेषण का माध्यम होने से पहले समझ का माध्यम है। अब सवाल ये उठता है कि समझ बनने का अर्थ क्या है, इसमें भाषा क्या भूमिका निभाती है। इस सवाल को 4 स्तरों पर समझा जा सकता है। पहला है मूर्त अनुभव, दूसरा है ठोस अनुभूतियाँ, तीसरा है अमूर्त संकल्पनाएं, चौथा है सामान्यीकृत संकल्पनाएं। मूर्त अनुभव, मान लीजिए आप किसी फूल को देख रहे हैं, यह आपका फूल के साथ ठोस अनुभव है। आप उसके बारे में समझ बनाना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि उस फूल के बारे में समझ बनाने का क्या अर्थ है। फूल के बारे में समझ बनाने के घटक, वाचिक प्रतीक, उसके रंग, खुशबू, आकार, पंखुड़ियों का प्रकार, सुंदरता आदि हो सकते हैं। जब इन प्रतीकों को रचा जाएगा और रचे जा चुके प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा, तभी कहा जा सकता है कि आपकी उस फूल के बारे में समझ बन रही है। उस फूल के रंग, आकार आदि के बारे में आपकी समझ जितनी स्पष्ट होगी, उसके बारे में आपके द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण भी उतना ही सटीक हो सकता है। ठोस अनुभूतियाँ, मान लीजिए आपने देखा कि किसी सफ़र में आपके सामने वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा है। उसके व्यवहार से आपके मन में कुछ भाव जगते हैं। ये भाव उस व्यक्ति के संदर्भ में
आपकी अनुभूतियाँ होंगी। यदि आप यह समझ पा रहे हैं कि ये कैसी अनुभूतियाँ हैं, यदि आप इन अनुभूतियों को कोई सही नाम दे पाने में सफल होते हैं, यदि आप उन अनुभूतियों की तीव्रता को समझकर उस तीव्रता को कोई नाम दे पा रहे हैं, तो मानना चाहिए कि आप उन अनुभूतियों के संदर्भ में अपनी समझ बना रहे हैं। इस प्रकार से बनी समझ आपके संप्रेषण का आधार बनेगी। अमूर्त संकल्पनाएं। तीसरा, अमूर्त संकल्पनाओं पर विचार करने के लिए गणितीय संकल्पनाएं मददगार होगी। आइए इसके लिए गणित विषय में से रेखा की अवधारणा पर विचार करते हैं। गणित में रेखा को एक ऐसे बिंदु पथ के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती है। इसी प्रकार बिंदु को विमाओं युक्त किंतु स्थान न घेरने वाली संकल्पना के रूप में परिभाषित किया जाता है। रेखा तथा बिंदु उदाहरण है अमूर्त संकल्पनाओं के, जो न तो मूर्त अनुभव और न ही ठोस अनुभूतियों के दायरे में आती है। ये मानसिक प्रक्रियाओं के तहत गणित के ज्ञान को सटीक बनाने के लिए अमूर्तता के स्तर पर सृजित की जाती है। जैसे जैसे आप गणितीय ज्ञान की दिशा में आगे बढ़ेंगे, आपको ऐसी संकल्पनाओं के बारे में समझ बनाने की ज़रूरत महसूस होगी। तभी आप इनसे जुड़े गणितीय ज्ञान के बारे में उपयुक्त बातें कह पाएंगे। मान लीजिए, अगला है सामान्यीकृत संकल्पनाएं। मान लीजिए आप अपने दोस्त सहेली से कहती हैं कि वह आपके घर आते हुए फल लाते हैं। मान लीजिए वह आम लेकर आया। आप कहें कि अरे मैंने फल मंगवाए थे, तुम तो आम ले आए, फल कहाँ है? आपका दोस्त कहेंगे कि आप भी फल होते, आम भी फल होता है। आप कहें कि मुझे तो फल चाहिए। इस प्रसंग में भाषा की दृष्टि से कौन सी बात महत्वपूर्ण है? वास्तव में फल तो कुछ होता ही नहीं। फल के कुछ प्रकार होते हैं, आम, संतरा, केला, अमरूद, जामुन आदि। जैसे ठोस रूपों का सामान्यीकृत नाम है फल। फल ऐसी अवधारणा है जो स्वयं ठोस रूप में नहीं मिलती, लेकिन उसके विशिष्टीकृत रूप मिलते हैं। विशिष्ट फलों से फल नाम की कोटि का निर्माण करने से हमें फलों को उनके गुणों के आधार पर अन्य अवधारणाओं जैसे सब्जियों से अलग करने में मदद मिलती है। अलग से सामान्यीकृत कोटि की रचना करने से हमारी अलग अलग फलों के संदर्भ में कुछ ऐसी समझ बनती है जिसे सभी फलों पर लागू किया जा सकता है। एडवर्ड सापियर, अमेरिकी भाषाविद ने भाषा को संप्रेषण का साधन मानने के विचार का वैकल्पिक विचार पेश किया है। उनका विचार है कि यह स्वीकार कर लेना सबसे उचित होगा कि प्राथमिक रूप से भाषा वास्तविकताओं को प्रतीकों के रूप में देखने की प्रवृत्ति की वाचिक प्रस्तुति है। वाचिक अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुति का अर्थ है अनुभव को जाने पहचाने रूप में ढालकर, न कि प्रत्यक्ष रूप से सामना करके वास्तविकता पर नियंत्रण स्थापित करने की प्रवृत्ति। ब्रिटन द्वारा उद्धृत सापियर के इस विचार को छोटे छोटे सवालों में विभाजित करने से
इसे चेतना में उतारना अपेक्षाकृत सरल हो सकता है। वाणी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? वाणी का सबसे प्राथमिक कार्य वास्तविकता को प्रतीकों में ढालना है। हम वास्तविकता को प्रतीकों में क्यों ढालते हैं? ऐसा करने से वास्तविकता को संभालना संभव हो पाता है। मानव और पशु भाषा में अंतर पर चर्चा करेंगे। समस्त प्राणी जगत का सीधा संबंध भाषा से है। भाषा ऐसी निधि है जिसके बिना समस्त प्राणी जगत संवाद विहीन है। भाषा के महत्व को समझे बिना प्राणी जंगल की विकास यात्रा को नहीं समझा जा सकता। भाषा की सामान्य परिभाषा के अनुसार अनुभूतियों की अभिव्यक्ति भी भाषा है। इस अर्थ में और समझ के रूप में मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की भाषा समान धर्म विशेषता से युक्त है, परंतु वास्तविकता इससे अलग है, सत्य का संकेत करती है। मनुष्य और पशु की भाषा की विशेषताओं के साथ समझने का प्रयास करेंगे। मनुष्य की सभ्यता के विकास का अहम पहलू भाषा, आग, पहिए का आविष्कार और प्रयोग है। मनुष्य अपनी शारीरिक संरचना के अनुरूप जिस आदिम भाषा का आरंभ में प्रयोग करता था वह जीव विज्ञान के अध्ययन का विषय हो सकता है। जैसा कि जीव विज्ञानी आज भी पशु और पक्षी की भाषा का अध्ययन उनकी शारीरिक संरचना के आधार पर करते हैं, परंतु मनुष्य की भाषा का अध्ययन आज जीव विज्ञान का विषय न होकर भाषा विज्ञान का है, क्योंकि भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा की परिभाषा भाषा ध्वनि प्रतीकों की यादृच्छिक प्रणाली है, जिसके माध्यम से मनुष्य का समूह अथवा समाज आपस में विचारों का आदान प्रदान करता है। मनुष्य की भाषा की विशेषताएं। मनुष्य की भाषा समूह अथवा समाज का अंग है। दूसरा है मनुष्य की भाषा यादृच्छिक होती है। तीसरा है मनुष्य की भाषा सुव्यवस्थित प्रणाली है। चौथा है मनुष्य की भाषा अर्जित संपत्ति है जिसे सबको सीखना पड़ता है। पांचवा में मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की समूह और समाज के अनुसार अलग अलग व्यवस्था है। हम पशु अथवा पक्षी की भाषा को कहते हैं तो फर्क साफ नज़र आता है। आइए इन आधारों के आलोक में मनुष्य और उससे अलग प्राणियों की भाषा में अंतर को समझें। मनुष्य की भाषा समूह में ही व्यवहृत होती है, जबकि अन्य प्राणी भाषा का प्रयोग ज़्यादातर वैयक्तिक तौर पर ही करते हैं। पशुओं की भाषा यादृच्छिक प्रणाली से युक्त नहीं होती, अतः वे मनुष्य की तरह शब्दों का निर्माण नहीं कर सकते। पशुओं की भाषा सुनिश्चित प्रणाली का हिस्सा नहीं है, अतः उनका अध्ययन और उनकी भाषा का अर्जन करना अत्यंत जटिल है। जबकि मनुष्य की भाषा निश्चित प्रणाली पर व्याकरणबद्ध होती है, जिसे कोई भी मनुष्य आसानी और मेहनत से सीख सकता है। उदाहरण के तौर पर अंग्रेज हिंदी सीख सकता है, हिंदी बोलने वाला अंग्रेजी सीख सकता है, लेकिन शेर, कुत्ता अथवा किसी अन्य चौपाई की भाषा नहीं सीख सकता। उसी तरह कोयल कौवा की भाषा नहीं सीख सकती। मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की समूह और समाज के अनुसार अलग अलग व्यवस्था है, जबकि इस रूप में पशुओं की भाषा में प्राकृतिक एकरूपता मिलती है। जैसे शेर की दहाड़, कोयल की मिठास, मोर की आवाज़, कुत्ते का भौंकना स्थान परिवर्तन के बावजूद लगभग एक समान होता है। उनकी प्रतिक्रिया एक समान रहती है। इस रूप में मनुष्य की भाषा ध्वनि प्रतीकों की निजी विशेषता और समाज के अनुसार अलग अलग सांस्कृतिक व्यवस्था होती है।
मनुष्य की भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है कालबोध और उसकी अभिव्यक्ति। मनुष्य अतीत, वर्तमान और भविष्य के बोध को अलग अलग व्यक्त कर सकता है, जबकि पशु पक्षी काल को भाषाबद्ध नहीं कर सकते। भाषा के विकसित रूप के फलस्वरूप ही मनुष्य ने निरंतर ज्ञान का संचय काल के अनुरूप किया और कर रहा है, जबकि पशु पक्षियों की भाषा अपने आदिम रूप में ही विद्यमान है। इनकी भाषा शारीरिक संरचना का हिस्सा है, न कि सामूहिक प्रयास का। आप सभी अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगले क्लास में चर्चा